इस विचारधारा से निकले हुए लोगों को देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। वो कभी भी बचकाना बयान देते हैं, मेरा क्या है, झोला उठा के चल दूंगा। जैसे नीरव मोदी चले गए, मेहुल चोकसी चले गए, विजय माल्या चले गए। मेरी बारी, अब मैं कहना चाहता हूं कि अब ये इन्हीं की बारी है। अंबानी, अडानी, मोदी ये कभी भी जा सकते हैं। कि मोदी जी ने पूरी तरह से देश के लोगों की जेब पर डाका डाला है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो। आप देखिए, पेट्रोल के नाम पर जो 32 रुपये 11 पैसे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल आता है, उसको मोदी सरकार 100 रुपये से अधिक ज़्यादा बेच रही है। दोनों। नमस्कार, और आज हम मौजूद हैं अनिल कुमार मीणा जी के यहाँ पर, घर पर मौजूद हैं इस समय। आज आपने देखा होगा कि मोदी जी का 72वां जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाई जा रही हैं। आखिर 72वें जन्मदिन पर कांग्रेस की तरफ से जो अनिल कुमार मीणा जी हैं उनका क्या मानना है, पक्ष उनका क्या है, जानेंगे, बात करेंगे सीधे सीधे। मीणा जी, स्वागत है चैनल पर आपका। नमस्कार जी। तो जिस तरीके से 72वां जन्मदिन दिवस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मनाया जा रहा है और उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो रोजगार हो। आज उन्होंने कुछ कामगार लोगों के लिए भी किट बांटी है, जो कि मजदूर दिवस के रूप में मिस्त्री का काम करते थे तो उनको मिस्त्री का सामान दिया गया, बढ़ई का काम करते थे तो बढ़ई का काम किया गया। कामगार दिवस के रूप में जो मनाने की प्रेरणा की है, क्या मानते हैं आप और क्या कहेंगे? देखो, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नौटंकी करने में, मार्केटिंग करने में सबसे आगे हैं। करोड़ों रुपए इस तरह की दिखावटी बातें करने में, दिखावा करने में, लोगों को थोड़ा बहुत बांट दिया जाएगा, उसके विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए जाएंगे, जनता के फूंक दिए जाएंगे। लेकिन जब जमीनी धरातल पे आप देखेंगे तो आपको कुछ भी काम दिखाई नहीं देगा। यदि नरेंद्र मोदी जी का काम ही यदि बोलता तो आज पूरे देश में बेरोजगारी का जो परचम लहराया हुआ है वो इस तरह की बेरोजगारी नहीं होती। देश का युवा आत्महत्या नहीं करता। बेरोजगारी से परेशान होकर कई आत्महत्याओं के मामले, आंकड़े हमारे सामने आए हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अनिल जी, उनका कहना है कि मैंने किसानों को जो है 12 रुपए पर बीमा दिया है, रोजगारों के अवसर पैदा किए हैं, स्वरोजगार के ऊपर बढ़ावा दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? 12 रुपए का बीमा जी, क्या देश के जो लोग हैं इतना भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं तो 12 रुपए का बीमा नहीं बना सकते? तो उसमें देश का जो नौजवान है, देश के नागरिक हैं, 12 रुपए अपने बीमा के लिए नहीं दे सकते। इसको एक योजना और उपलब्धि के रूप में बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इसे प्रधानमंत्री को। उज्ज्वला योजना की भी बात करते हैं, उन्होंने 4000 से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी बांटे हैं। उज्ज्वला योजना के नाम पर देश का लोगों का उजाला छीन लिया। जो लोग आज से कांग्रेस के जमाने में जो 423 रुपए गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज वो 1053 के पार है। अभी रिपोर्ट आई है 4000 करोड़ से अधिक लोगों ने गैस सिलेंडर बढ़ाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो गया। लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है जो इतने महंगे गैस सिलेंडर को भरा सके। आज देश की जो गृहस्थ महिलाएं हैं, जो गृहस्थी चलाती हैं, वो पूरी तरह से निराश हैं। रसोई पे पूरी तरह से डाका मार दिया गया। पूरी तरह से उनकी जो घरेलू वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी के नाम पर तरह तरह के टैक्स बढ़ाकर उनको पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है। आज आप देखेंगे देश में आत्महत्याओं के मामले कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो आप देखिए, जब पहले की सरकार थी तो उसमें 20 हजार के आसपास के आंकड़े आत्महत्याओं के आते थे। आज 46,000 से अधिक आंकड़े आत्महत्याओं के आ रहे हैं। ये किस बात की निशानी है? कि मोदी जी ने पूरी तरह से देश के लोगों की जेब पर डाका डाला है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हर दृष्टि से हर वर्ग, चाहे ड्राइवर हो, ड्राइवर भी परेशान है। जो सीएनजी कांग्रेस के टाइम में 35 रुपए केजी मिला करती थी, आज वो दिल्ली में देखें तो 75 रुपए केजी मिलती है। आप हरियाणा में जाएं तो 85 रुपए केजी मिलती है। जैसे राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो 90 रुपए केजी सीएनजी गैस मिलती है। बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी नीतियां जितने भी लेके आ रही है वो अच्छी हैं, लोगों के फायदे की चीज है, मगर
विपक्ष जो है उसको हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहता है, क्या वजह है? आज मोदी जी की पॉलिसी अच्छी होती तो देश का ये बुरा हाल नहीं होता। आपने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, उन्होंने स्किल इंडिया चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई, अटल योजना चलाई, विकास कौशल योजना चलाई। ये तमाम सारी योजनाएं हैं कागजों पर सीमित रह गई हैं। जमीनी धरातल पे इनकी वास्तविकता देखें तो कुछ भी नहीं है। लोगों को पिछले जो सीएमआई का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में आया है कि मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल मोदी सरकार के बीत चुके हैं, 2 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार की रिपोर्ट है, ये आरटीआई रिपोर्ट से उजागर हुआ है। ये राज्यसभा में सांसदों ने ये बात प्रस्तुत की है कि 8 साल में मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। मोदी का डंका विश्व में बज रहा है सर। काय का डंका बज रहा है? डंका नहीं, ये पूरे देश पे डंडा बज रहा है। ये डंका डंका कर करके हम देशवासियों पर डंका बरसा रहे हैं। पता नहीं किस जन्म की किस जमाने की दुश्मनी का बदला देश के लोगों से ले रहे हैं। क्या देश के युवाओं ने एक बार उसके जुमलों में फंसकर उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या लोगों से कौन से जन्म का दुश्मनी निभा रहे हैं। देश के हर दृष्टि से लोगों को आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से विपक्ष उनको जो है बार बार कटघरे में खड़ा करने की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है जो कि 70 साल में नहीं हुआ। आप इसको किससे मान रहे हैं? आप बताइए, 70 साल में यदि कोई विकास नहीं किया, कोई संस्थान सरकारी संस्थान नहीं बनाए, तो 70 साल के बनाए हुए संस्थानों को मोदी सरकार लगातार बेच क्यों रही है? मैं सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के बनाए हुए सरकारी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको तहस नहस करके पूरी तरह से निजीकरण क्यों किया जा रहा है? बैंक मुनाफे में चल रहे हैं, फिर भी उनका निजीकरण क्यों किया जा रहा है? रेलवे सेक्टर मुनाफे में चल रहा है, फिर भी वहां उसका प्राइवेटाइजेशन 153 से अधिक स्टेशनों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? रेल तो आखिर मुनाफे में चल रहा पूरा। क्या ऐसी मजबूरियां आ गई जो बेचने की आवश्यकता पड़ गई? लाल किला हो, चाहे लाल किला को डालमिया को दे रखा है गिरवी पे। आपने ऐसी कौन सी जो देश की जो विरासत कांग्रेस ने बनाई थी 70 साल में, कौन सी विरासत बची है जिस पर मोदी ने डाका नहीं डाला? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताते हैं वो, और विश्व में आज भी जो अंबानी जी का नंबर 1 में नाम गिना जाता है, पहले तो भारत का कहीं नाम ही नहीं होता था। धनाढ्य सेठों में अंबानी और अडानी का नाम आ चुका है 10वें नंबर। आप देखेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, देश में कहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नजर आ रही है? आपको पूरा जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है। विश्व के धनाढ्य लोगों में तो अंबानी जी गिने जाने हैं, भारत का नाम हो रहा है उससे। ये देश की जनता का खून चूस चूस कर पूंजीपति बने हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने, ये अंबानी ने, अडानी ने ऐसा देश में क्या कर दिया कि जो कोरोना महामारी में जहां पूरे देश की आमदनी घट रही थी, देश के युवाओं के, देश के उद्योगपतियों के धंधे बर्बाद हो रहे थे, वहां अंबानी अडानी पूंजीपति 100 गुना अरब उनकी आमदनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा क्या कर रहा है? ये सवाल पूरी तरह से ये साफ दिखाता है कि जहां पूरा देश कोरोना महामारी की मार से परेशान था, वहां कुछ गिने चुने बिजनेसमैन की आमदनी करोड़ों अरबों रुपए बढ़ी है और वो पूंजीपति बन गए हैं। और ये पूरा का पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार ने कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को देश की सारी जनता का पैसा उनकी जेब में डाल दिया है। आज वो करोड़पति हो गए, पूंजीपति हो गए हैं, और वो पूरा इन्वेस्टमेंट पूरे विदेशों में करते हैं। यदि वो थोड़ी बहुत भी उनके देश के प्रति वफादारी होती, ईमानदारी होती, देश के प्रति थोड़ा बहुत भी प्यार होता, तो वो देश के अंदर इन्वेस्ट करते, देश के युवाओं को रोजगार मिलता। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई कैसे पूंजीपति बन जाता है, लेकिन जो पूंजीपति बनते हैं, आप तमाम देशों के पूंजीपतियों को देखिए, अपने देश को डेवलप करने में पूरा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश के उद्योगपति पूंजीपति क्या कर रहे हैं? अमेरिका में, यूरोप में, ताइवान में, इन जगह अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां अपना देश का लूटा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देश में बेरोजगारी तो फैलेगी, देश में भूखमरी महामारी की जो मार है वो इन गिने चुने पूंजीपतियों को पूरा देश लुटाने के कारण है। आपको लगता नहीं है कि कुछ लोगों का मानना है, जिस तरीके से अडानी जी की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास जो जितने देश की जीडीपी है उसका आधा पैसा अडानी जी के पास है। अगर अडानी जी भी जिस तरीके से
पिछले समय में देखने को मिला है, माल्या जी चले गए, नीरव मोदी जी चले गए, अगर वो इस देश को छोड़ के चले जाते हैं तो भारत का क्या होगा? पहले भी गए हैं, वो भी मोदी जी के मित्र ही हैं जो देश को छोड़कर गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि मेरा क्या है, झोला उठा के चल दूंगा। वो भी चल देंगे सब कुछ लूट कर। कोई इन लोगों की देश के प्रति कोई हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत नहीं है। ये लोग उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं जो पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों का पोषण करते रहे, अंग्रेजों की गुलामी के अनुसार चलते रहे। और अंग्रेज यदि देश में इतने लंबे समय तक शासन किए हैं, वो भी आरएसएस जैसे विचारधारा के कारण ये लोग लंबे समय तक अंग्रेज टिके रहे। तो ये पूरी तरह से साफ है कि इस विचारधारा से निकले हुए लोगों को देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। वो कभी भी बचकाना बयान देते हैं, मेरा क्या है, झोला उठा के चल दूंगा। जैसे नीरव मोदी चले गए, मेहुल चोकसी चले गए, विजय माल्या चले गए। मेरी बारी, अब मैं कहना चाहता हूं कि अब ये इन्हीं की बारी है। अंबानी, अडानी, मोदी ये कभी भी जा सकते हैं। मतलब आप उन पे आरोप लगा रहे हैं ये तो देश लूट के जाने वाले हैं। ये देश के लूट के जाएंगे। मैं पक्का विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये आने वाले समय ये में विश्वास कैसे पैदा हुआ आपके पास? क्योंकि मोदी जी की मित्र मंडली वो पहले से देश छोड़कर जा चुकी है। और ये मोदी जी के 143 मित्र उद्योगपति हैं, जिनमें अंबानी, अडानी ये मुख्य नाम है। 143 उद्योगपति और हैं, वो भी कभी भी देश छोड़कर जा सकते हैं। तो फिर आखिर भारत का होगा क्या? सवाल वहीं से फिर आ जाता है कि अगर इस तरीके की बात होती है कि देश की जीडीपी जिस तरीके से माइनस में जा रही है, उसको विकास का नाम दिया जाता है, $5 ट्रिलियन का नाम लिया जाता है, अगर ये लोग भी चले जाते हैं तो देश को आखिर ये विनाश की ओर ले जा रहे हैं या विकास की ओर? हमने तो बहुत पहले कहा था, कांग्रेस पार्टी तो बहुत बार पहले ही कह चुकी है, विकास पुरुष बन के भले ही बहरूपिया बन के आया हो विकास पुरुष के नाम पर, ये देश के लिए विनाश पुरुष है। देश को विनाश के गर्त में ले जा रहा है। हर दृष्टि से नफरत की भावना फैलाकर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाकर, धर्म के नाम पर हर दृष्टि से जहाँ जाट और मुस्लिम है वहाँ जाट और मुस्लिम की लड़ाई करवाकर, जहाँ गुज्जर है वहाँ गुज्जर और राजपूतों की लड़ाई करवाकर आज पूरे देश में देश के नागरिक आपस में एक दूसरे पर नफरत के शिकार हो रहे हैं। तो ये किसका फैलाया हुआ जाल है? वोटों के लिए सियासत को पाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से सीख लिया है और इसका नुकसान जो है पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। अभी देखने को लगातार 8 साल से ये भी मिल रहा है कि विपक्ष कोई बोलता नहीं है। अभी कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है, उसका क्या मायने है? भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य मकसद ये है कि जो ज़मीनी धरातल पर जो इन लोगों की नफरत फैलाई हुई है, तो एक प्यार भरा पैगाम पहुंचाना है, भाईचारा फैलाना है, एक फिर से इस नए भारत को बनाना है। ये कांग्रेस का एक मैसेज है। और देश के युवाओं का हर दृष्टि से, किसानों का, महिलाओं को, सब जगह पैदल यात्रा करने का मकसद ये है कि सबकी फीलिंग्स को महसूस करना और उनकी आवाज़ बनकर उठाना, उनके लिए काम करना। पता नहीं सत्ता आए नहीं आए, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम जो देश की जो आत्मा है, जो देश जो गाँवों में बसता है, देश का जो भाईचारा है, देश की जो ब्यूटी है, जो विभिन्न धर्मों से मिलके बना हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों से मिलके बना हुआ, उनके प्रति आदर रखना है, सत्कार की भावना रखनी है, लोगों को मेलजुल राष्ट्र के प्रति एकता के सूत्र में बांध के रखना है। जब तक देश एकता के सूत्र में नहीं बंधेगा तब तक देश को महाशक्ति नहीं बनाया जा सकता। आपको लगता नहीं है कि पिछले 8 साल से जो है इस तरीके की जो मुहिम होनी चाहिए थी, नदारत थी, अब एकाएक जो ये जज्बा जागा है, कहीं ये जो आने वाले चुनाव हैं गुजरात और हिमाचल में, इसकी देखरेख में तो नहीं हो पा रहा है? गुजरात और हिमाचल को टारगेट करके हम यदि ये रैली निकालते तो सबसे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जाते। क्यों हम कन्याकुमारी गए? हम ये मैसेज देना चाहते थे कि देश में कि हम चुनाव के लिए सत्ता में नहीं आते, हम चुनावों के लिए हमने ये रैली नहीं रखी है, पदयात्रा नहीं रखी है। ये पूरा साफ मैसेज है कि हमने कन्याकुमारी से शुरुआत की है। तो इसका ये साफ मैसेज हम देना चाहते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में चुनाव हैं गुजरात और हिमाचल में, फिर भी हमने वो स्टेट नहीं चुने कि पदयात्रा यहाँ नहीं करनी है, कि लोगों को ये हम बिल्कुल भी फील नहीं होना देना चाहते कि हम सत्ता के लिए नहीं बने हुए, हम देश की सेवा के लिए बने हुए हैं। इसलिए हमने कन्याकुमारी से ये पदयात्रा शुरू की है और इस पदयात्रा का पूरा रुख, पूरा माहौल हमें देश में भी देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से देश में पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। राहुल गांधी जी को एक नेता के तौर पे उभरते हुए लोगों ने महसूस किया है और वो भले ही
2004 में उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, फिर यूपीए सेकंड में उनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी बिना मेहनत के प्रधानमंत्री की कुर्सी स्वीकार नहीं की। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना कि वो पहले जमीनी धरातल पे संघर्ष करेंगे। जब तक जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो इस चीज़ के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझते। ये नरेंद्र मोदी ये सब क्या है, सत्ता के लिए एक दूसरे के दबाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी को देखिए, वो सब कुछ मिल रहा था, विरासत में सब कुछ था उनके पास, तब भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जमीनी धरातल पे संघर्ष के माध्यम से इस रास्ते को चुना है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कांग्रेस से थोड़े से छिन्न भिन्न है, उनकी जो विचारधारा भी अलग हो गई है, वो बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करने की और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहा है वो पूरी तरह से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आपने 8 साल में हम सब ने देखा कि जो जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनको पूरी तरह से तहस नहस सरकार ने किया है। सत्ता की आड़ में तमाम संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश मोदी सरकार ने किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण कभी भी किसी पर ईडी भेज देना, कभी भी किसी के अनुसार न्याय व्यवस्था से कुछ भी डिसीजन करवा देना, कुछ भी आप जो आरबीआई है, आरबीआई से भी जितना उसकी लिमिटेशन है लोन देने की, उससे कहीं ज़्यादा लोन उससे ले लेना, फिर पूंजीपतियों को कर्ज दे देना, ये पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन है और ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। पूरी तरह से देश की जनता ने देखा है। इसका एक ही जवाब है, अब वक्त आ गया है, देश हम सबका है, हम सबको मिलकर बनाना है। और जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, हम सत्ता को नहीं समझेंगे कि कौन सी सत्ता देश के लिए बेहतर है, कौन सी सत्ता देश को नुकसान पहुंचा रही है, ये जब तक हम सब सोच विचार नहीं करेंगे तब तक देश नहीं बनेगा। और ये राहुल गांधी जी की सोच हम सब की सोच है कि जो हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा विश्वास है कि राहुल गांधी जी इस देश के लिए एक नई दिशा तय कर सकते हैं और एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। और एक जो 70 साल में जो कांग्रेस में गांधी परिवार ने, गांधी विरासत ने इस देश को दिया है, चाहे जहां खून की आवश्यकता हो तो वहां कुर्बानी भी दी है, जहां प्रधानमंत्री का त्याग करना हो तो कई बार प्रधानमंत्री पद की भी त्याग किया है। 1984 के बाद अब आप मुझे बता दीजिए, राजीव गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बना है गांधी परिवार से? कोई नहीं। ये गांधी जी का, ये गांधी फैमिली का त्याग है कि जब तक पूरी मेजोरिटी सत्ता देश की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करती तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कांग्रेस का आइडिया है, ये सब का समन्वय, सबका विकास, इसी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आने वाले समय नवंबर या दिसंबर में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो लगता है कि आपको इस समय जो जनता का रुख है वो कुछ बदलता हुआ आप देख रहे हैं? देख, जनता का रुख तो पूरी तरह कांग्रेस को लाने का है। जनता पूरी तरह से मोदी से, केजरीवाल से त्रस्त हो चुकी है। चाहे केजरीवाल को देखो या नरेंद्र मोदी को देखो, दोनों ही आरएसएस की ए और बी टीम है। ए टीम बीजेपी है, बी टीम केजरीवाल है। दोनों ही देश को महाशक्ति बनाने का सपना दिखाते हैं, जैसा कि जर्मनी के एक शासक हिटलर ने दिखाया था कि महाशक्ति, जर्मनी को महाशक्ति बनाना है। एक समय बाद पूरे जर्मनी को तहस नहस विश्व युद्ध में कर दिया गया था, पूरी तरह से जर्मनी बर्बाद हो गया था। आज नरेंद्र मोदी ने भी वैसे ही सपने, भारत को महाशक्ति, विश्व गुरु बनाने के सपने दिखाए थे। आज देश की क्या स्थिति है? देश में 80 करोड़ बेरोजगार, 80 करोड़ गरीबों की संख्या बढ़ गई है। ये देश का आंकड़ा है, ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट कह रही है। तो यही केजरीवाल सपना दिखा रहा है कि हमें अमेरिका जैसे पूरे भारत देश को भी एक महाशक्ति बनाना है। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोक लुभावने ऐसे वादों से जनता को लुभाकर देश का सत्यानाश करने वाले हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता है। जहां केजरीवाल सरकार पिछले 7-8 सालों में पूरी दिल्ली में एक अस्पताल नहीं बनाई हो, ये आरटीआई रिपोर्ट है। पिछले 8 साल में एक कॉलेज दिल्ली में नहीं बनाया हो, और वो दिल्ली को, पूरे भारत को एक विश्व गुरु बना देंगे। बिना इंस्टीट्यूशन के निर्माण के, बिना अस्पताल के निर्माण के, बिना कॉलेज और शिक्षा के द्वार के बिना ये देश को महाशक्ति कैसे बनाएंगे? ये किसको ये मूर्ख बना रहे हैं? ये देश की जनता समझती है। यहाँ पे 22,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं जो गेस्ट टीचर हैं, जिसकी रोजगार की संभावना असमंजस की स्थिति में है कि वो कल रोजगार को रहेंगे या नहीं रहेंगे।
ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बंधुआ मजदूर बनाकर देश को विश्व गुरु बनाएंगे? अनिल जी, आप जिस तरीके से आरटीआई सेल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं कांग्रेस की तरफ से, आपने काफी सारी आरटीआई लगाई, उसके माध्यम से आपने कुछ आंकड़े भी हासिल किए होंगे, वो आंकड़े जरा आप हमारे दर्शकों को बता दें। आंकड़े ऐसे खूब सारे हैं, जैसे हमने दिल्ली में ज़्यादा हमने फोकस किया जी। दिल्ली में हमने अस्पताल पे आरटीआई डाली कि कोरोना के दौरान काफ़ी लोग ऑक्सीजन के चलते दम तोड़ चुके थे। तब हमने आरटीआई डाली कि दिल्ली सरकार के द्वारा कितने अस्पताल केजरीवाल जो दावा करते हैं कितने बनाए हैं, तो उसमें 0 रिपोर्ट आई है। एक भी अस्पताल केजरीवाल सरकार ने नहीं बनाया है। जब हमने एजुकेशन के बारे में पूछा कि कितने कॉलेज केजरीवाल सरकार ने बनाए हैं, तो उसमें भी 0 रिपोर्ट आई है। ये अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट है, 5-7 दिन पहले ये आरटीआई रिपोर्ट आई है। तो ये दोनों एजुकेशन का जो मॉडल ये पूरे गुजरात में लेके घूम रहे हैं, पंजाब में लेके घूमे थे। आप देख सकते हैं एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया है। जो सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं ये कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के समय बने हुए हैं, और इनमें कुछ गिने चुने कॉलेज और स्कूल को टारगेट करके उन पर पोतने का काम किया है, लीला पोती की है। तो उसमें रंग रोगन करने से थोड़ी ये उनकी बनाई हुई विरासत हो गई। जो विरासत, जिसने ये बिल्डिंग तैयार की है, स्ट्रक्चर तैयार किया, मेन तो वही व्यक्ति है जो जिम्मेदार, जो जिसने बनाया है। अब ये कुछ संस्थानों में उसकी रंग रोगन कर देते हैं, उसकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त, उस मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए खर्च करके दिखाते हैं कि हमने ये इतनी चमक धमक दिखा देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि लोगों की डेवलपमेंट इन्हीं ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये कहा कि चमक दमक दिखाने वाली बात, अभी भी भारत की जनता जो है 60 से 70% गाँव बस्तियों में बसती है, और उन्हें चमक धमक या टीवी से ही जानकारी प्राप्त हो पाती है जो भी होता है, और वो जो देखते हैं उसको मानते हैं। आखिर वो लोग जो इस समय भ्रमित हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैक्सिमम ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पर पूंजीपतियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। अंबानी अडानी के चैनल चलते हैं। अब अंबानी अडानी के चैनल चलते हैं तो वो मोदी जी के मित्र हैं या केजरीवाल जी के दोस्त हैं, ये दो के मित्र हैं। कांग्रेस का इनमें से कोई बिजनेसमैन फिलहाल मित्र नहीं है। वो इन्हीं को ही दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ है तस्वीर, तकदीर, देश की भाग्य बदलने वाले यही हैं। लेकिन जमीन, हमें 70 साल का अनुभव है, 70 साल देश के लोगों ने देखा है कि 70 साल की विकास की यात्रा भारत ने कैसे तय की है। यहाँ तक हमें जो कुछ मिला है वो किसकी देन है, आज जो ये भारत बना हुआ है किसकी देन है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो इस तरह से मीडिया जो है वर्तमान दौर है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में आ चुका है। मीडिया उन्हीं की भाषा बोलता है, मीडिया उन्हीं के छोटे से काम को भी बढ़ा चढ़ाकर 1000 गुना दिखाता है। लोग उसको हकीकत मान लेते हैं, और वो हकीकत जब ज़मीनी धरातल पे आप आसपास में बेरोज़गार युवाओं को ज़रूर एक बार देखें। जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो क्राइसिस है, उस चीज़ को आप फील करते हुए आप समझिए कि ये दोनों पार्टियां देश को नई दिशा नहीं दे रही हैं। ये पूरे देश को बेच के खाने वाली पार्टियां हैं। ये कुछ बिजनेसमैन को पूरी तरह से प्रमोट करके ऐसा ही हाल करेंगे जैसे पहले विजय माल्या भाग गया, फिर नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया। ये देश को सारा पैसा लुटाकर अंबानी अडानी एक समय बाद ये भी लूट के भाग जाएंगे। आज हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो दोनों ही पार्टियां हैं ये आरएसएस की ए और बी टीम है। आरएसएस कभी भी देश के प्रति वफादार नहीं रहा है। जो 70 साल तक जिसने तिरंगा झंडा नहीं बनाया, जो 70 साल तक महात्मा गांधी जी को महात्मा नहीं समझा, महात्मा गांधी जी को 1947 में उन्होंने गोली मार दी, और वो विचारधारा आज देश बनाएगी, ये इम्पॉसिबल है। ये हम सबको पता है, इनसे देश नहीं बनने वाला। ये देश में नफरत फैलाकर देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। ये हम देशवासियों को समझना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार मीणा जी, जो कि आरटीआई सेल के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेशनल चेयरमैन हैं। साफ साफ उनका कहना है कि 70 साल में जो किया वो सभी को देखना है, और पिछले 8 साल में जो हो रहा है, चाहे वो विनाश या विकास, ये आम आदमी को सोचना होगा, समझना होगा आखिर देश का भला कहाँ है। जिस प्रकार से तमाम मुद्दों पर अनिल जी ने बात की, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो देश है वो हमारा विकासशील देश था। आने वाले समय में 70 साल के अंदर जो हमारा विकास हुआ था उसको किस तरीके से विनाश की ओर इन 8 सालों में ले जाया गया, ये समझने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में अगर
वो दौर जो विनाश का है इस समय जो चल रहा है वापस नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, भारत जोड़ो के साथ जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी सोचना चाहिए जो हमारा विकास कर सकता है, भारत का विकास कर सकता है, उसे फिर से सत्ता में वापसी लेके आना चाहिए। इसी के साथ मैं सुनील है।